हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और जिसमें से हम लोग पृथ्वी की भूगर्भिक स्थिति जो रही है, पृथ्वी की उत्पत्ति किन काल पीरियडों में कैसे कैसे हुई है, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के भूगर्भिक इतिहास को हम लोग जान रहे हैं। इसकी काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने इस पे 2-3 वीडियोस देख लिए हैं। आगे शेष आज का वीडियो जो है हमारा, जो ये कुल टोटल 5 महाकल्पों में विभक्त है, इसमें से हम लोगों ने 4 महाकल्पों के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है लास्ट वीडियो में। आज हम लोग 5वें महाकल्प के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सीनोजोइक और नियोजोइक के बारे में देखेंगे। सीनोजोइक और नियोजोइक जो है सबसे आधुनिक काल में से आता है। तो सीनोजोइक आधुनिक काल जो पीरियड चल रहा है, महाकल्प जो चल रहा है, ये आधुनिक महाकल्प को 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक सीनोजोइक और दूसरा नियोजोइक। तो जो सीनोजोइक है वो आधुनिक काल का प्रारंभिक काल रहा है और नियोजोइक जो है उत्तरार्ध काल रहा है, यानी बाद का काल रहा है, जिस समय वर्तमान समय में नियोजोइक पीरियड चल रहा है। तो ये चीज़ें देखनी है कि सीनोजोइक काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, क्या क्या विशेष चीज़ें हुई हैं धरातल पे, हमारे पृथ्वी में जीवों के संदर्भ में, वनस्पतियों के संदर्भ में क्या क्या विशेषताएं, भिन्नता देखने को मिलती हैं, ये चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ नियोजोइक काल में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, वर्तमान काल में जो चल रहा है, मनुष्य कृषि करना प्रारंभ कर दिया, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया, ये एक्चुअल में कब किस पीरियड में हुआ, ये तमाम सारी चीज़ें जानेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी जानेंगे कि कुल जो 5 महाकल्प हैं वो कितने कितने कालखंडों के रहे हैं। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 4 अरब से हम लोगों ने काउंट किया है, लगभग 0.6 अरब जो है वो उसके पहले का क्या मतलब है, ये सब तमाम सारी चीज़ जानेंगे। यानी पृथ्वी का पूरा इतिहास अगर हम देखते हैं कि कितने वर्ष पुरानी है, तो 4.6 अरब वर्ष प्राचीन है हमारी पृथ्वी। तो इसका काल विभाजन भी देखेंगे और सबसे लंबा काल पीरियड कौन सा रहा, ये सभी चीज़ें जानेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, मजा करते हैं और समझते हैं पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में, ठीक है। तो पहली चीज़ तो जान लीजिए कि आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक को संयुक्त रूप से आप जानते हैं जो है प्री कैम्ब्रियन युग के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और तमाम सारे नाम हैं जो कि हम लोगों ने देखे हैं, वो आप सब लास्ट वीडियो में देखिएगा। तो ये आर्कियोजोइक पीरियड है, प्रोटेरोजोइक है, पेलियोजोइक है, मेसोजोइक है, सीनोजोइक है और नियोजोइक है। ये कब ये महाकल्प जो रहे हैं ये कितने कितने समय अंतराल के रहे हैं और कब से कहाँ प्राचीन हो रहा है, जैसे मैंने कंप्लीट हुआ कितने सालों तक और कितने सालों तक सबसे ज़्यादा कौन चला, या किस पीरियड से किस पीरियड के मध्य में जो है कौन सा काल रहा है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम लोग 4.6 वर्ष प्राचीन मैंने बताया पृथ्वी की उत्पत्ति है। वहीं जब ये पृथ्वी गर्म अवस्था से लेकर थोड़ी सी ठंडी अवस्था में होती है, तो वहीं से शुरू हो जाता है आर्कियोजोइक काल, हमारा पीरियड वहीं से प्रारंभ होता है। आर्कियोजोइक काल का जो पीरियड रहता है लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व की बात है ये, कि जब ये इसकी स्टार्टिंग होती है आर्कियोजोइक काल की, और ये लगभग करीब में 1.5 अरब वर्ष तक ये समय रहता है। तो इस परिणाम स्वरूप अगर हम देखते हैं तो लगभग 1.5 अरब वर्ष 4 अरब में से घट जाएगा, तो 2.5 अरब वर्ष बाद जो है स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रोटेरोजोइक काल। तो देखिए यहाँ पर 2.5 अरब वर्ष पूर्व जो है प्रोटेरोजोइक महाकल्प की शुरुआत होती है। और ये जो है सबसे लंबा काल पीरियड अगर देखेंगे टोटल काल पीरियडों में, महाकल्पों में सबसे लंबा काल महाकल्प का पीरियड रहता है। लगभग करीब में इसमें 2 अरब वर्ष तक ये पीरियड रहता है, 1.91 अरब वर्ष तक ये काल चलता है। तो अब एक सामान्य तरीके से समझे तो लगभग 2 अरब वर्ष तक ये चलेगा। तो 2 अरब जब जाएगा तो ये पॉइंट में रह जाएगा, 59 वगैरह के करीब में बचेगा। अब 2.5 अरब में से 1.91 अरब वर्ष अगर माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 59 करोड़ वर्ष पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे लंबा पीरियड है। कभी कभी पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप बताइएगा कि कौन सा महाकल्प सबसे लंबे समय तक चला। तो सबसे लंबे समय तक जो महाकल्प चला, वो पीरियड जो चला वो क्या, प्रोटेरोजोइक है, ठीक है। प्रोटेरोजोइक कल्प सबसे लंबा समय चला। और दोनों को अगर जोड़ देंगे हम तो ये 2 अरब लगभग और ये लगभग 1.5 लगभग 3.5 अरब के करीब में वर्ष, 3 अरब से ज़्यादा वर्ष जो है ये प्री कैम्ब्रियन युग का ही काल रहा, जबकि कोई जीव नहीं थे, समुद्रों में ही जीवों की उत्पत्ति शुरू हुई थी। ये तब की बात है, बहुत प्राचीन काल, यानी पूरी पृथ्वी के इतिहास को अगर हम बात करते हैं जो कि 4.6 अरब वर्ष प्राचीन है, वो लगभग 3 अरब वर्ष तो कुल मिला के कहानी समय जो ले लेता है वो प्री कैम्ब्रियन काल ही ले लेता है, ठीक है। आदि महाकल्प जिसे कहा जाता है या अजैविक महाकल्प का पीरियड ही सबसे प्राचीन काल मतलब वो समय ले लेता है। यानी इसके बाद से जब जीवों की और वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई तब से लेकर के आज तक का काल पीरियड बहुत कम बचता है, लगभग करीब में 1.5 अरब, आप मान लीजिए 1.5 अरब की पूरी जिंदगी है, पूरी दुनिया हमारी 1.5 अरब की है।
पृथ्वी पर जीवों की वनस्पतियों की उत्पत्ति या जल में जीवों और वनस्पतियों की उत्पत्ति का पूरा इतिहास ही लगभग 1.5 अरब वर्ष प्राचीन मोटे तौर पे अगर आप देखेंगे तो है वहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आपको हो गई। फिर इसके बाद जब प्रथम युग की स्टार्टिंग होती है, जिसे अगर महाकल्प में बात करेंगे तो पेलियोजोइक महाकल्प की बात करेंगे तो वहाँ पर 59 करोड़ वर्ष पूर्व से शुरू होता है बच्चों, और लगभग 34.2 करोड़ वर्ष तक यह समय चलता है। तो इस 59 में से 34.2 करोड़ वर्ष पूर्व को माइनस कर देंगे तो हमारा 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर मेसोजोइक महाकल्प की जो शुरुआत हो जाती है वो 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व से बिगिनिंग होती है, और यह लगभग 18.3 करोड़ वर्ष तक यह समय रहता है, यानी द्वितीय युग का समय या कहिए मेसोजोइक महाकल्प का समय लगभग 18.3 करोड़ वर्ष तक का समय रहता है। ये सब सारे आप देखिए करोड़ों में आ गई, ये सब अरबों में थे तो बहुत ज़्यादा संख्या थी, यहाँ करोड़ों की संख्या आ रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि अच्छा, ये भी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि कौन सा युग सबसे लंबे समय तक चला, तो यह तो महाकल्पों की बात अभी तक हो रही थी। अब युगों की बात करेगा तो युगों में आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा युग सबसे लंबे समय तक चलेगा, तो प्रथम युग सबसे ज्यादा लंबे समय तक चला है, 34.2 करोड़ वर्ष तक चला है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, युग यहाँ से शुरू हो जाता है। पेलियोजोइक को पहला युग कहा जाता है, प्रथम युग के नाम से जाना जाता है, और मेसोजोइक के द्वितीय युग को, सिनोजोइक को तृतीय युग, और नियोजोइक को चतुर्थ युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो युगों में अगर पूछेगा सबसे लंबा युग कौन सा है तो आप बताएंगे प्रथम युग जो है सबसे लंबा युग है, यानी पेलियोजोइक काल जो है सबसे लंबा समय ये रहता है अगर कंपेरिजन करेगा युगों की तो, ठीक। तो यहाँ पर हालांकि पेलियोजोइक नहीं तब पूछेगा, तो क्योंकि पेलियोजोइक जब पूछेगा तो महाकल्प की बात हो जाएगी, तो उस महाकल्पों में बात करेंगे तो प्रोटेरोजोइक का हो जाएगा। यहाँ पर प्रथम युग, द्वितीय युग और तृतीय युग की बात करेगा तो सबसे लंबा समय जो है आपका हो जाएगा प्रथम युग का, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर 18.3 करोड़ वर्ष तक जो है द्वितीय युग चलता है हमारा, या मेसोजोइक महाकल्प का जो पीरियड चलता है वो 18.3 करोड़ वर्ष तक चलता है। तो फिर इसके बाद में शुरू हो जाता है सिनोजोइक, यानी कि तृतीय युग शुरू हो जाता है, वो 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से प्रारंभ होता है बच्चों, और चलता है लगभग 6.3 करोड़ वर्ष तक वो चलता है, ठीक है। 6.3 करोड़ वर्ष तक वो स्टार्टिंग उसकी होती है। तो लगभग करीब में आप देखिए कोई जितना उसका पीरियड है उतना ही उसका काल पीरियड भी हो जा रहा है, ठीक है। जितना वर्ष पूर्व था और उसी जितने वर्ष पूर्व था उतने ही वर्ष पूर्व जो है इसका जो है इतना करोड़ वर्ष तक उसकी समय सीमा रहती है। तो यानी कि 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू होता है और उतने ही 6.3 करोड़ वर्ष तक यह समय चलता है। इसके बाद में आपका शुरू हो जाता है चतुर्थ युग, जिसे नियोजोइक महाकल्प के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्टार्टिंग जो है 20 लाख वर्ष पूर्व से शुरू होती है और जो वर्तमान समय में अभी जारी है कंटिन्यूअसली, वो समय उसी पीरियड में चल रहा है। तो हम लोग किस युग में है? चतुर्थ युग में है, जो समय इस समय व्यतीत हो रहा है। उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी बात आपको। आइए बात करते हैं सिनोजोइक महाकल्प में क्या क्या चीजें हुई थी और नियोजोइक महाकल्प में क्या बातें हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण बातें स्टार्ट करते हैं। सिनोजोइक महाकल्प के विभिन्न शकों में यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा और एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको एक बढ़त हमेशा बनाए रखेंगे ज्योग्राफी में। सिनोजोइक महाकल्प के विभिन्न शकों में अल्पाइन पर्वतीकरण के परिणाम स्वरूप जो है विश्व के सभी नवीन बलित पर्वत जो हैं, जैसे आल्प्स पर्वत है, हिमालय पर्वत है, राकी पर्वत है, एंडीज पर्वत है, ये जो महत्वपूर्ण पर्वत है। हिमालय तो आप जान रहे हैं, राकी आप आल्प्स जान रहे हैं ना कि आल्प्स पर्वत जो है आपका है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्से में पड़ता है, ठीक है। आल्प्स जो पर्वत है आपका यूरोप में पड़ता है, अपलेशियन वो पर्वत है जो कि आपका उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। ये यूरोप का है बेटा, यूरोप का पर्वत है। हिमालय आप देखेंगे तो हिमालय के बारे में आपको पता ही है, भारत का है ये। राकीज पर्वत की अगर बात कर लेंगे तो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। एंडीज पर्वत कर लेंगे तो अब दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जो है। ये सारे पर्वतों का यानी कि जितने भी वलित पर्वत है सबका निर्माण किसमें है? अल्पाइन पर्वतीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है, ठीक है, का विकास होता है। और इसी काल में, इसी महाकल्प में स्तनियों, कीटों एवं आवृतबीजी पादपों का इतना ज़्यादा विकास होता है कि इसे स्तनियों, कीटों और आवृतबीजियों का युग भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पूछ लेगा एग्जाम में कि स्तनियों, कीटों एवं आवृतबीजियों का युग किस काल को कहा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिनोजोइक महाकल्प को कीटों का, स्तनियों का, आवृतबीजियों का युग के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक। इसके अलावा बेटा इसका जो आपका स्टार्ट होता है पैलियोजोइक काल है, पैलियोसीन काल में अल्पाइन पर्वतीकरण, ठीक है, अल्पाइन पर्वतीकरण, पुष्पी पादों, पुरातन स्तनियों का विस्तार
रहा तथा डायनासोर लगभग समाप्त हो चुके थे। तो डायनासोर जो है क्या हो चुके थे, पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो ये इसकी स्टार्टिंग में यानी कि सिनोजोइक के महाकल्प के शुरुआती दौर में क्या है, सारे डायनासोर वगैरह समाप्त हो चुके थे। ठीक है जी। जुरासिक काल यानी कि डायनासोरों का जो काल रहता है बहुत कम समय तक रहता है, क्योंकि जितने भी बड़े जीव रहते हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं। ठीक है, लंबे समय तक नहीं जी पाए हैं। आज तक का पृथ्वी का इतिहास है कि जो जीव जितनी बृहद संरचना लिए हुए है वो उतने अल्प समय तक जी पाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा शताब्दियां नहीं बिता पाता है, कई सारे जो है करोड़ों वर्ष तक वो जीवित नहीं रह पाता है। ठीक है, उसको सामंजस्य बनाने में बड़ी असुविधाएं होती है, इस नाते वो समाप्त हो जाता है। तो ये जान लीजिए आप लोग कि डायनासोर जो है समाप्त हो चुके थे पेलोसीन काल तक। इसके अलावा है बच्चों अगला पॉइंट है इयोसीन, इसका जो कि दूसरा काल है इयोसीन शक है। इसमें देखेंगे इयोसीन काल में बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ। हमारा जो बृहद हिमालय है वो इसी इयोसीन काल में ही हुआ। तो इयोसीन किसका, सिनोजोइक का द्वितीय काल जो है इयोसीन काल के नाम से जाना जाता है। इसी काल में बृहद हिमालय की उत्पत्ति शुरू हुई, निर्माण प्रारंभ हो गया था। इसी समय हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का भी विकास हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि जितना हमारा बृहद हिमालय जितना प्राचीन है उतना ही हमारे हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर भी उतने ही प्राचीन हमारे हैं। विकास प्रारंभ हुआ और वर्तमान स्तनधारी जीवों के अनेक प्रकारों का स्थल पर प्रादुर्भाव इसी काल में प्रारंभ हुआ। तो ध्यान रखिएगा स्तनधारी जीवों के अनेक प्रकारों का स्थल पर प्रादुर्भाव हुआ, यानी अनेक प्रकार के जीवों का स्तनधारियों का जो है इसी काल में जो है प्रादुर्भाव हो पाता है। ठीक है, इसी काल में हाथी, घोड़ा, ठीक है, गैंडा, सुअर के पूर्वजों का उद्भव हुआ। यानी कि इसी काल में, किस काल में, इयोसीन काल में ही हाथी, घोड़ा, रेनोसेरस जिसे गैंडा भी कहा जाता है हम लोग, रेनोसेरस यानी कि गैंडा, और सुअर के पूर्वजों का इसी काल में विकास हुआ। यानी कि ये जानवरों के जो पूर्वज रहे जो जिस स्वरूप में थे उनका विकास इसी काल में यानी इयोसीन काल में ही हुआ। फिर अगला है बेटा ओलिगोसीन काल। ओलिगोसीन काल या शक कहिए। ओलिगोसीन काल शक में क्या होता है, में आल्प्स पर्वत का निर्माण प्रारंभ हुआ था। देखिए आल्प्स पर्वत का भी जिक्र हम लोगों ने किया था यूरोप के, तो आल्प्स पर्वत का निर्माण इसी काल में ओलिगोसीन काल में। तो ध्यान रखिएगा कभी पूछ लेता है किस काल में, मतलब सिनोजोइक महाकल्प में तो हुआ, तो सिनोजोइक महाकल्प के किस काल में, ओलिगोसीन काल में आल्प्स पर्वत का निर्माण शुरू हो जाता है। हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय देखिए यहाँ पर शुरू होता है हिमालय। अब इससे आपको पता चल जाएगा हिमालय यहाँ होता है और आल्प्स पर्वत यहाँ पर होता है, आल्प्स। तो पूछे कि कौन प्राचीन है, हिमालय प्राचीन है, बृहद हिमालय प्राचीन है या आल्प्स पर्वत प्राचीन है, तो आप क्या बताएंगे, हिमालय पर्वत प्राचीन है, क्योंकि इयोसीन काल में हिमालय बृहद हिमालय का निर्माण शुरू हो जाता है। और ओलिगोसीन शक की बात अगर करेंगे तो आल्प्स पर्वत का निर्माण उसके बाद में ओलिगोसीन काल में होता है। इयोसीन में बृहद हिमालय का निर्माण शुरू हो जाता है और ओलिगोसीन में आल्प्स पर्वत का निर्माण शुरू होता है। तो यानी कि आल्प्स पर्वत नया है और बृहद हिमालय जो हमारा उससे प्राचीन है। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो जाता था। बृहद हिमालय का निर्माण पूर्णता की ओर अग्रसर रहता है, पूर्णता की ओर अग्रसर रहता है, यानी कि वो लगभग करीब में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसकी आल्प्स पर्वत की ओलिगोसीन में शुरुआत होती है और इयोसीन में हिमालय की शुरुआत हुई थी, लेकिन ओलिगोसीन काल तक आते आते वो लगभग पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ओके, आगे हैं इस काल में, ठीक है, इसी काल में यानी ओलिगोसीन काल में ही वर्तमान कुत्ते भाई लोग दिखते हैं ना, वो लोग कुत्ते, बिल्ली और भालुओं के पूर्वजों का जन्म हुआ था। ठीक है, यानी इसी काल में ही। इसके पहले इयोसीन काल में क्या हुआ था, इयोसीन काल में आपने देखा बड़े जानवर हाथी, घोड़ा, गैंडा, सुअर, इनके जन्म हुआ था। हाथी, घोड़ा, सुअर, इस तरह के जानवरों का जो है विकास हुआ था। किसमें, ओलिगोसीन में हुआ था। और कुत्ते बिल्लियों का जो है ओलिगोसीन में हुआ, इयोसीन काल में जो है आपका हाथी का, घोड़े का, रेनोसेरस का जो है, रेनोसेरस और गैंडे जिसे गैंडा कहते हैं का विकास जो है और सूअरों का विकास जो है किस काल में हुआ था, इयोसीन काल में हुआ, प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और बिल्ली कुत्तों का जो निर्माण हुआ वो ओलिगोसीन यानी एक काल बाद, यानी आल्प्स पर्वत का जब निर्माण हुआ तब जाकर के कुत्ते बिल्लियों का निर्माण हुआ। ये समझ लीजिए कि उनके पूर्वजों का निर्माण का मतलब उनके पूर्वज यानी उन्हीं को समझ लीजिए। उसी तरह से हाथी, घोड़ा की बात करेंगे तो बृहद हिमालय का जिस काल में हुआ है ये ध्यान रखिएगा, तो उसी काल में इनका निर्माण हुआ था। गैंडे, घोड़े, हाथी, सुअरों का निर्माण हुआ था। ठीक है, यानी उनके पूर्वजों का निर्माण हुआ था। और इसके अलावा क्या है, पुच्छहीन बंदर,
ठीक है, जिसे एपी के नाम से जाना जाता है, का आविर्भाव भी इसी काल में हुआ था, जिसे मानव का पूर्वज के नाम से भी जाना जाता है। मानव के पूर्वज एपी को जो कहा जाता है, उसका जो विकास हुआ है वो ओलिगोसीन काल में हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस नाते ओलिगोसीन को तो बहुत बारीकी से आप लोग ध्यान रखिएगा। इयोसीन और ओलिगोसीन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ओलिगोसीन आपको हो जा रहा है, क्योंकि मानव के जो पूर्वज बंदर एपी का जो है पुच्छविहीन जो बंदर हुआ करता था, उसका जन्म जो है आविर्भाव इसी काल में ओलिगोसीन काल में ही हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बेटा मियोसीन काल का जो की बात करते हैं हम लोग, चौथा जो काल इसमें रहता है, मियोसीन काल में पटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु हिमालय, मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। इसी काल में शार्क मछली का सर्वाधिक विकास हुआ। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मियोसीन काल में क्या होता है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, यानी कि जो है हमारे हिमालय 3 श्रेणियों में है, बृहद हिमालय है, लघु या मध्य हिमालय है, उसके बाद शिवालिक हिमालय है। तो हमारे लघु और मध्य हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो मियोसीन काल में होता है बेटा। ठीक है, मियोसीन यानी कि प्राचीनता की बात करें तो बृहद हिमालय सबसे प्राचीन है, उसके बाद में मध्य हिमालय है, फिर उसके बाद में शिवालिक हिमालय है। इसी तरह से और इसी काल में सर्वाधिक विकास जो है शार्क मछलियों का इसी काल में ही हुआ था। इस शक में स्थल पर प्रोकांसल एक प्रकार का पुच्छहीन बंदर है, जो प्रोकांसल जो है एक प्रकार का क्या है, पुच्छहीन बंदर है, प्रोकांसल। ठीक है, एक प्रकार का पुच्छहीन बंदर का स्थानांतरण अफ्रीका से एशिया तथा यूरोप महाद्वीप की ओर हुआ। ठीक है, एशिया से जो है आपका उसका विकास अफ्रीका से कहाँ हो गया, एशिया की तरफ आया और यूरोप की तरफ वो विकसित हुआ। ठीक है, एवं पेंगुइन का आविर्भाव अंटार्कटिका में। पेंगुइन जानते हैं एक जीव होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जो काले और बीच में उसका पेट सफेद हिस्सा होता है, ऊपर काला होता है, पेंगुइन जीव का विकास भी अंटार्कटिका महाद्वीप में इसी काल में मियोसीन काल में ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा बेटा इसका लास्ट जो है प्लियोसीन काल है, उसमें क्या होता है, प्लियोसीन काल में ब्लैक सागर यानी काला सी, ब्लैक सी जिसे नाम जानते हैं, उत्तरी सागर, ये सब यूरोप की बात हो रही है बेटा। यूरोप का यहाँ पर ब्लैक सी में आप देख रहे हैं, इस समय यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो ब्लैक सी वाला यूक्रेन वाले हिस्से पर जो है रूस ने अपना अधिकार जमा लिया उस क्षेत्र पे। ठीक है, उत्तरी सागर आप देख रहे हैं यूरोप के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है ये। ठीक है, फिर इसके बाद कैस्पियन सागर आप देखेंगे जो कि मध्य एशियाई क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अरब सागर आप जान रहे हैं हिंद महासागर का, भारत के पश्चिमी हिस्से में पड़ रहा है आपका। ठीक है, या अरबियन कंट्री के नीचे कह सकते हैं, की उत्पत्ति के साथ साथ टेथिस भूसन्नति में अवसादों के जमाव से उत्तरी विशाल मैदान का भी निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इस महान आकार वाली शार्क मछली का विनाश हो जाता है, यानी जो सबसे बड़ी शार्क मछली का जो संरचना थी वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, खत्म हो जाती है, विनाश हो जाता है। इसी काल में हुआ था। मानव की उत्पत्ति इस शक की सबसे महत्वपूर्ण घटना, यानी मानव की जो उत्पत्ति होती है इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना, यानी मानव यहीं पर की उत्पत्ति बिगिनिंग यही सी काल में हुई थी। ठीक है, तो इस काल के लिए आप ये जानेंगे कि सिनोजोइक काल कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो ये कुछ बातें याद रखिएगा, यानी ब्लैक सी की बात करें, उत्तरी सागर की बात करें, कैस्पियन सागर की बात करें, अरब सागर की बात करें। ठीक है, और टेथिस भूसन्नति के अवसादों से जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है वह भी इसी काल में ही निर्मित हुआ था। तो एक एक चीज़ें बहुत ही बारीक हैं, ये काल पीरियड आता है बेटा, तो आपको याद होना चाहिए कि पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन। ठीक है, ये जो आपके पांचों महाकल्प हैं, यानी कि पांचों शक हैं जो या काल पीरियड है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और किस किस काल में क्या क्या हुआ ये हम लोगों ने बहुत बारीकी से देख लिया। आइए अब बात करते हैं कि नियोजोइक महाकल्प में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, चतुर्थ युग में क्या क्या घटनाएं घटित हुई उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसको मालूम है आपको कि ये दो कालों में विभक्त है, प्लिस्टोसीन काल में और दूसरा होलोसीन काल में। प्लिस्टोसीन और होलोसीन काल में ये विभक्त है। तो प्लिस्टोसीन काल में क्या हुआ था, देखिए प्लिस्टोसीन काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि भूपटल पर हिम चादरों की उपस्थिति पाई गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें 4 तरह की हिम चादरों का विकास हुआ। यूरोप में कुछ हिम चादरों का विकास हुआ 4 तरह की, और उत्तरी अमेरिका में 4 तरह की हिम चादरों का विकास हुआ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है। किसकी, चतुर्थ युग की बात करें या नियोजोइक महाकल्प की बात करें। ठीक है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना थी क्या, उत्तरी अमेरिका में 4 प्रकार के हिम चादरों का हिमकालों का विकास हुआ। चादर का मतलब हिमकाल, 4 हिमकाल है। तो एक हिमकाल, दूसरा हिमकाल, तीसरा हिमकाल और चौथा हिमकाल। देखो हिमकाल तो कैसे होगा ना बेटा, अगर बीच में कोई ऐसा काल होगा जो हिमकाल नहीं होगा तभी तो आप पता कर पाओगे कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है। यानी कोई एक ऐसा पीरियड होगा जब हिमयुग नहीं होगा। ठीक है, उसे
अवांतर हिमयुग के नाम से उस क्षेत्र उस समय काल पीरियड को जानेंगे। पहला हिमयुग, उसके बीच में हिमयुग नहीं रहेगा तो उसे अवांतर हिमयुग कहेंगे, फिर दूसरा हिमयुग आएगा, फिर इसके बाद में फिर बिना हिमयुग वाला काल आएगा, इसे अवांतर हिमयुग कहेंगे, फिर हिमयुग आएगा। इस तरह के क्रम में चलेगा। तो यानी कि 4 हिमयुग में 3 अवांतर हिमयुग रहेंगे, 4 हिमयुग में से 3 अवांतर हिमयुग रहेंगे। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। तो 4 हिमयुग उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से रहे वो आप देख लीजिए, बड़े महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। पहला होता है बेटा नेब्रास्कन है, दूसरा है कंसान है, तीसरा है इलिनोइन है और चौथा है विस्कॉन्सिन। ये 4 हिमयुग हैं। कौन कौन से? नेब्रास्कन है, कंसान है, तीसरा है इलिनोइन है और चौथा है विस्कॉन्सिन। ये 4 हिमयुग रहे हैं। और इन बेटा 4 हिमयुगों में बहुत बारीकी समझ लीजिएगा, नेब्रास्कन और कंसान के मध्य में अपटोनियन अवांतर हिमयुग रहा है। ठीक है, पहले मैं इसको पढ़ देता हूं, फिर आपको उसको समझिएगा तो आसानी से आपको समझ आएगा। प्रति 2 हिमयुगों के बीच में हिमांतर युग, हिम रहित युग जिसे कहते हैं, या जिसे अवांतर हिमयुग के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 ही अवांतर हिमयुग हुए हैं बच्चों, 4 हिमयुग और 3 अवांतर हिमयुग। ये यूरोप महाद्वीप में इसी तरह से 3 ही अवांतर हिमयुग हुए हैं, 4 युग हुए हैं, 4 हिमयुग हुए हैं। उसी तरह से उत्तरी अमेरिका में 4 हिमयुग और 3 अवांतर हिमयुग हुए हैं। तो पहला अवांतर हिमयुग नेब्रास्कन हिमयुग और कंसान हिमयुग के मध्य में अपटोनियन हिमयुग रहा है। इन दोनों के बीच में अपटोनियन हिमयुग रहा है बेटा। और कंसान और इलिनोइन हिमयुग के मध्य में एक अवांतर हिमयुग रहा है जिसका नाम था यारमाउथ। ठीक है, यारमाउथ हिमयुग पूछेगा कि यारमाउथ हिमयुग किन किन हिमयुगों के बीच में रहा है, या यारमाउथ अवांतर हिमयुग किन हिमयुगों के मध्य में रहा है? तो कंसान और इलिनोइन हिमयुग के मध्य में रहा है। कौन सा? यारमाउथ हिमयुग, अवांतर हिमयुग, सॉरी। इसी तरह से इलिनोइन हिमयुग और विस्कॉन्सिन हिमयुग के मध्य में अवांतर हिमयुग जो रहा है, जिसे हिमरहित युग जो रहा है, वो संगमन है। ठीक है, संगमन हिमयुग रहा है बेटा। तो ये 3 हिमयुग अवांतर हिमयुग के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है अपटोनियन हिमयुग, दूसरा है यारमाउथ हिमयुग, चौथा है संगमन हिमयुग। ठीक है, संगमन अवांतर हिमयुग। और हिमयुग जो है नेब्रास्कन है, कांसन है, इलिनोइन है, विस्कॉन्सिन है। क्लियर? ओके, चलिए। ये तो भैया कहाँ का रहा है भाई? ये रहा है यूरोप के उत्तरी अमेरिका के हिमयुग। इसके अलावा 4 हिमयुग और भी हुए हैं बच्चों, जो कि किसके हिमयुग रहे हैं? यूरोप के हिमयुग रहे हैं। तो 4 हिमयुग पूछा है एग्जाम में, एक बार क्वेश्चन पूछा है इससे यूरोप के हिमयुगों के बारे में। तो पहला जो हिमयुग रहा यूरोप में उसे कहा गया है गुंज, दूसरा जो हिमयुग रहा है उसे मिंडेल कहा गया है, तीसरा जो हिमयुग रहा है उसे रिस कहा गया है, और चौथा हिमयुग जो रहा है उसे वर्म कहा गया है। ठीक है, वर्म हिमयुग। तो वर्म हिमयुग, पहला जो हिमयुग है गुंज हिमयुग, दूसरा मिंडेल हिमयुग और तीसरा रिस हिमयुग और चौथा वर्म हिमयुग। इन दोनों में अगर बात करेंगे किस हिमयुग का काल पीरियड सबसे ज्यादा लंबा रहा है, तो मिंडेल और रिस हिमयुग के मध्य का जो काल पीरियड रहा है सबसे लंबा रहा है काल पीरियड। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि यूरोपीय हिमयुगों में किस हिमयुग के मध्य का जो पीरियड रहा है सबसे लंबा पीरियड रहा है, तो उसमें मिंडेल और रिस के मध्य का जो काल पीरियड रहा है सबसे ज्यादा लंबा रहा है। ठीक है, और क्या होता है भाई इस समय होलोसीन काल में? होलोसीन काल में एक विशेषता और भी होती है कि जो आपने उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स के बारे में आपने सुना होगा, सुपीरियर झील, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटेरियो, इरी, ये जो झीलें आपकी हैं, इनके बारे में बृहद झीलों का निर्माण इसी काल में हुआ था बच्चों। किस काल में? होलोसीन काल में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो बृहद झीलों का निर्माण इसी काल में हुआ। और नॉर्वे जो आप देख रहे हैं, नॉर्वे का जो फियोर्ड तट, कटा पिटा जो तट दिखता है, कटे पिटे तट को फियोर्ड तट कहते हैं। किसी का तट अगर बहुत ज्यादा कटा हो उसे फियोर्ड तट के नाम से जाना जाता है। उस तरह से नॉर्वे का जो फियोर्ड तट है ना, वह भी इसी काल में ही, किस काल में? होलोसीन काल में ही उसकी बिगिनिंग शुरू हुई थी और उसी काल में वो पूर्ण हो गया था। यानी नॉर्वे के जो कटे फिटे तट हैं, फियोर्ड तट हैं, उनका निर्माण इसी काल में हुआ था। क्लियर?
इसके अलावा और क्या क्या हुआ था, ये चीजें और अस्थल स्वरूप जो वर्तमान है वो अस्थल स्वरूप प्राप्त कर लिया था। अगला बेटा क्या है, मानव का विकास क्रम जारी रहा इस काल में, आगे के क्रम में होलोसीन काल में मानव का विकास क्रम जारी रहा। शिकार हेतु पत्थरों के औजार बनाए गए, ठीक है, शिकार के लिए पत्थरों के औजार पूछा जाए कि किस काल में हुआ था, तो होलोसीन काल में शिकार के लिए पत्थरों के औजार बनाए गए, ठीक। इसके अलावा मानव अपनी जन्मस्थली, मानव का जो जन्मस्थली है बेटा आपको मालूम है कि अफ्रीका महाद्वीप रहता है, वहां से क्या हो गया, यूरोप में और एशिया में इनका आगमन हो गया, यूरोप और एशिया में वहां से विस्थापित हो गए, यानी अफ्रीका से ये आगे बढ़ करके यूरोप और एशिया में चले आए। ऐसा कैसे हो पाया, क्योंकि हिमयुग जो रहा है ना बच्चों, हिमयुग और अवांतर हिमयुग के कारण से लोगों ने अपना स्थान स्थानांतरित करने लगे। तो हिमयुग जब रहे, यही जो 4 हिमयुग आप लोग पढ़ रहे हैं, इन्हीं हिमयुगों के परिणाम स्वरूप लोगों का, जीवों का, वनस्पतियों का पलायन एक जगह से दूसरी जगह पर हो गया। खासतौर से जीवों और इंसानों का पलायन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता चला गया, ठीक है। तो ये चीजें आपकी हुई क्या, ये जो हिमयुग रहा है आपका, ये इसका परिणाम रहा कि अफ्रीका से एशिया और यूरोप की तरफ लोग चले गए। और ये जो सारी चीजें जो गतिविधियां हो रही हैं ना, ये सब प्लेस्टोसीन काल की बात हो रही है बेटा, होलोसीन काल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जैसे उत्तरी अमेरिका के मैंने बारे बृहद झीलों के और नॉर्वे के फ्योर्ड तटों की बात की, तो प्लेस्टोसीन काल में हुआ है, ठीक है। अभी मैंने जिक्र में कह दिया था होलोसीन काल में, तो सारी घटनाएं यहाँ से लेकर के इतनी जितनी घटनाएं आपकी घटित होंगी आपकी, वो सारी घटनाएं क्या होंगी, प्लेस्टोसीन काल की बातें हैं। इसके बाद में आगे हम चर्चा करेंगे। तो एशिया तक पहुंच गए। हिमयुग एवं अवांतर हिमयुग के कारण जीवों के पर्याप्त स्थानांतरण होने लगा था। तो ये जीवों का स्थानांतरण जो हिमयुग के कारण से ही एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की तरफ हुआ। और होलोसीन काल में क्या होता है बच्चों, होलोसीन में यही केवल घटनाएं होती हैं। क्या है, मानव युग के नाम से भी जाना जाता है, इसे एज ऑफ मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। होलोसीन काल को मानव युग या एज ऑफ मैन के नाम से जाना जाता है। यह काल को की संज्ञा से दी जाती है। जलवायु में परिवर्तन, शुष्कता के कारण उत्तरी अफ्रीका एवं मध्य पूर्व एशिया के मरुस्थलों का उद्भव हुआ। यानी कि जो आपका सहारा का रेगिस्तान दिखाई देता है, भारत में जो थार का मरुस्थल दिखाई देता है, ये सब जो निर्मित हुए बने वो होलोसीन काल में हुआ है, ठीक है। मरुस्थलों का उद्भव हुआ इसी काल में हो। मनुष्यों ने पशुपालन और कृषि करना प्रारंभ कर दिया था होलोसीन काल में। तो पूछ सकता है कि एग्जाम में कि मनुष्यों ने कृषि करना किस काल में प्रारंभ किया, तो आपको बताना पड़ेगा कि होलोसीन काल में या नियोजोइक महाकल्प में या चतुर्थ युग में। आप बताएंगे उसमें इस काल में इंसानों ने शुरू कर दिया था कृषि करना, और इसी कारण से इसको जो है मानव युग के नाम से भी जाना जाता है। जलवायु में परिवर्तन और शुष्कता के कारण से जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर रेगिस्तान, यानी सहारा रेगिस्तान का अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, उत्तर पश्चिमी तट हो जाएगा, पश्चिमी तट ना कहिए, उत्तर पश्चिमी तट को कहिए, तो सहारा के रेगिस्तान का विकास होता है। और एशिया में अगर बात करेंगे, एशिया के रेगिस्तानों का भी विकास इसी तरह से होता है पश्चिमी हिस्से में, ठीक है। मध्य पूर्व के हिस्सों में आप देखेंगे कि मरुस्थलों का विकास हो रहा है। मध्य पूर्व आप जान रहे हैं, जिसे ईरान इराक वाला जो हिस्सा पूरी तरह से पड़ रहा है, ये सब हिस्से हैं, उसी में थार का मरुस्थल भी आपका इसी श्रेणी में आपका आ जाएगा। इनका निर्माण इसी काल में होता है, ठीक है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको मुझे लगता है कि सारे तथ्य इसमें कंप्लीट हम लोगों ने कर लिए हैं, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और उम्मीद है कि ये एग्जाम में आपको निश्चित तौर से बहुत अच्छा हेल्प करेगा। और एक पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति और भूगर्भिक इसका जो इतिहास है, इसको समझने में आपको बहुत आसानी हुई होगी, और आपको अब कोई असुविधा नहीं होगी। इससे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, हम लोग आगे चल करके क्वेश्चन सीरीज इसमें करेंगे, और तब देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और आगे आने की किस तरह के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो सेगमेंट पूरा आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपकी एक अच्छी समझ विकसित भारतीय भूगर्भिक इतिहास के से लेकर के विश्व के भूगर्भिक इतिहास की एक अच्छी समझ आपके अंदर विकसित हो गई होगी। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।